Hello, hello. So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads and आज हम लोग इवोल्यूशन का लेक्चर 2 लाए आपके लिए। ठीक है। सो इवोल्यूशन में ज़्यादा तो मैंने बाहर से कुछ पढ़ाया बताया नहीं था आपको, हल्का हल्का बताया था। बट ज़्यादातर मैंने एनसीईआरटी में स्टिक रहा है क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। जैसे कि मैं अगर थंबनेल में लिख दूंगा या टाइटल में लिख दूंगा एनएससी भी है, तो ऐसा नहीं कि एनएससी भी तो मैं क्या क्या बता लगूंगा। जो रेलेवेंट चीज़ है मैं वही बताऊंगा। जो इसीलिए इवोल्यूशन के लिए चैप्टर से ही जितना चीज़ है तो वो आ जाता है। तो मैं बेसिकली एनसीईआरटी में स्टिक रहूंगा। हल्का फुल्का मैं कैमल पूरा पढ़ लिया हूँ, उसमें जितना इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा है एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ मैंने मेंशन कर दिया है नोट्स में। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओके समझो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलॉजी एंड एनालॉजी। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलॉजी एंड एनालॉजी। समझ आ गया। तो ये दोनों टर्म है जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब कि अभी मैं प्रीवियस ईयर एनएससीबी का दे दूं आपको तो इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आए हुए होंगे इस टॉपिक से, होमोलॉजी एंड एनालॉजी। ANALOGY। अब देखो यार, इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ध्यान समझना हर टॉपिक को, और मैं एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करता हूँ। तो देखो, पहला बात, होमोलॉजी और एनालॉजी में डिफरेंस क्या है? दोनों है अपोजिट चीज। ठीक है, दोनों है अपोजिट चीज। होमोलॉजी में जो ओरिजिन होता है ना, वो होता है सेम एंड एक एक ही ओरिजिन होता है एंड डिफरेंट फंक्शंस होता है। एंड एनालॉजी में फंक्शन सेम होता है बट डिफरेंट ओरिजिन होता है। देखो, दोनों में बात कहाँ से आ रहा है? ओरिजिन डिफरेंट होता है एंड फंक्शन सेम होता है। भाई बहुत इजी है। ओरिजिन सेम रहता है, फंक्शन डिफरेंट रहता है होमोलॉजी, फंक्शन सेम रहता है, ओरिजिन डिफरेंट रहता है एनालॉजी। एंड ये बहुत इजी टॉपिक है, से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर लूँ, अगर एक मैन, एक चीता, एक व्हेल और एक बैट की लिम्ब की लिम्ब्स, तो अगर एक मैन, चीता चीता व्हेल या बैट के लिम्स की बात करूं, तो सारे लिम्स में जो हड्डियां होती है उसकी स्ट्रक्चर एक, उसका जो हड्डियों का स्ट्रक्चर का जो ओरिजिन है वो एक ही है। बट सारी चीज अलग अलग काम करते हैं। समझ आया? समझ आया ना? तो सारी चीज अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि मैन का लिम्ब क्या करता है किसी को उठाने के लिए, चीता का लिम्ब क्या करता है दौड़ने के लिए, वेल का लिम्ब क्या करता है तैरने के लिए, एंड बैट का लिम्ब क्या करता है ये उड़ने के लिए। मतलब ये सब डिफरेंट फंक्शन, बट ओरिजिन क्या है? सेम है। दैट इज ओनली द होमोलॉजी। अब बताओ भाई लोग, अब आप पूछोगे कि भाई इसे प्रूव क्या, आपका क्या कहना है? बता दिए भाई तुमने, लेकिन इसे क्या प्रूफ होता है? इसे इवोल्यूशन प्रूफ हो रहा है। तो यस ब्रो, यस, इवोल्यूशन इसे प्रूफ हो रहा है कि सिर्फ एक ही ओरिजिन से इतने टाइप ऑफ इतने टाइप ऑफ एनिमल बन रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन हुआ है। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी क्या है? फंक्शन सेम है बट ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट है। अब मैं एक इंसेक्ट की विंग्स की बात करूं और एक बर्ड विंग की, तो एक इंसेक्ट विंग और एक बर्ड विंग, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। दोनों उड़ने के लिए काम आता है। देखो, विंग्स है ब्रो, विंग विंग है, उड़ना उड़ना, बट ओरिजिन डिफरेंट है। So that is only the two concepts that we have discussed is homology and analogy. ठीक है, समझ आ गया भाई लोग? तो अब बात करते हैं हम लोग एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी की एविडेंसेस में आते हैं। उसके पहले हम लोग कभी बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। हम्म अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है एविडेंस, ये नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो देखो, नेचुरल सिलेक्शन, भाई देखो, मैंने आपको नेचुरल सिलेक्शन में पहले भी कुछ बता दिया था कि पेपर एग्जामिनर सेट कर रहा है। एग्जामिनर कौन है? एग्जामिनर नेचर है। पेपर सेट कौन कर रहा है? पेपर सेट एग्जामिनर कर रहा है। एग्जामिनर कौन है? एग्जामिनर हमारा नेचर है। अगर ब्रूस ली है, आइंस्टाइन है भाई, क्वेश्चन हुआ तुम्हारा मैथ्स का, तो कौन जीतेगा? आइंस्टाइन जीतेगा। अगर क्वेश्चन हुआ तुम्हारा फाइटिंग का,
अगर एग्जाम हुआ तुम्हारा फाइटिंग का, तो कौन जीतेगा? ब्रूसली जीतेगा। तो मैं क्या कह दूं, ब्रूसली ज्यादा है, मतलब ब्रूसली विनर है, या मैं क्या कह दूं, आइंस्टाइन विनर है? नहीं, द विनर इज डिसाइडेड बाय द एग्जामिनेशन, एंड इन दिस केस ऑफ natural selection, our examiner or the examination is नेचर। तो नेचर जिसको जिताना चाहेगा वही जीतेगा, एंड जो नेचर जो चाहता है उसमें जो एनिमल अडेप्ट कर जाएगा वही सरवाइव करेगा इन द यूनिवर्स। ओके, मैं बहुत ऊपर आ गया, इन द अर्थ ही बोलना चाहिए अभी। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन की जो स्टडी की गई थी, इट इज डन बाय फिशर, फॉर्ड एंड केटवेल। केटलवेल। तो मैं नाम लिख देता हूँ, फिशर, फॉर्ड एंड केटवेल। फॉर्ड यार सुनना ब्रो, अरे अपन का फॉर्ड है, फॉर्ड तो यार नहीं है। तो देखो, इसमें उन्होंने इंडस्ट्री के मैकेनिज्म को लेकर आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, ये कोई कीड़ा है भाई, हेवी नाम है, बिस्टॉन बिटुलेरिया। ठीक है, बिस्टॉन बिटुलेरिया। ओके, तो ये कीड़ा था। इस कीड़े के दो स्ट्रेन है, एक लाइट ग्रे है और एक व्हाइट है। मतलब मैं एक ब्लैकिश और एक व्हाइटिश करके बनाता हूँ, मजा आएगा समझना। इस कीड़े का काम देखो, एक है ग्रे, थोड़ा सा ब्लैकिश समझो, और इस कीड़े का दूसरा स्ट्रेन है व्हाइट। ठीक है, ठीक है, हमारा दूसरा स्ट्रेन में बना रहा हूँ। ठीक है, व्हाइट। अब क्या कहना है फॉर्ड जी का? तो ये जो दोनों कीड़े हैं, व्हाइट और ब्लैक, मतलब जो कलर के हैं, इन सभी का म्यूटेंट होता है। मतलब कि अब देखो क्या था, पहले पहले की बात करते हैं। इन द पास्ट, bark trees are covered with white lesions, so white moth escaped unnoticedly from the predator bird. देखो क्या था पहले की बात, पहले, प्रीवियस। सो प्रीवियसली जो ट्री रहते थे, ट्री में रहता था लिचेंस। ट्री में क्या था? लिचेंस था। लिचेंस क्या था? व्हाइट कलर के लिचेंस होता है। लिचेंस क्या होते हैं? व्हाइट, व्हाइट। अब देखो मेरे भाई, ट्री में क्या था? लिचेंस था। लिचेंस किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। अगर लिचेंस हो गया हमारा व्हाइट कलर का, तो आप क्या कह सकते हो? लिचेंस व्हाइट कलर का है तो व्हाइट वाला छुप जाएगा, व्हाइट वाला कैमोफ्लेज कर जाएगा। जल्दी बोलो, व्हाइट वाला कैमोफ्लेज कर जाएगा तो किसी को कुछ खाना पड़ेगा, कोई इंसेक्ट को खाना पड़ेगा, तो किसको खाएगा? इसको खाएगा। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज किसका कर रहा है, डिक्रीज किसका कर रहा है? समझ में आया? समझ में आया? ठोको ताली भाई लोग, आगे बढ़ते हैं जय श्री राम। ठीक है, आगे बात करते हैं इन द पास्ट। अब आती है अपनी बात। अब क्या हो गया है भाई? अब नाउ क्या हो गया है? इंडस्ट्रीज आ गई है। अब क्या हो गया भाई लोग? इंडस्ट्रीज आ गई है। इंडस्ट्रीज आ गई है तो इंडस्ट्रीज क्या लाती है आपके लिए? खाना लाती है। खाना तो लाती है, और क्या लाती है हमारे लिए? हमारे लिए लाती है पॉल्यूशन। हमारे लिए इंडस्ट्रीज क्या लाती है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से क्या होता है भाई? धुआं होता है। धुआं से क्या होगा? धुआं से क्या होगा? धुआं से क्या होगा? धुआं से क्या होगा? धुआं से ये होगा, लिचेंस हमारे हो जाएंगे ब्राउन या ब्लैकिश या ग्रेइश बोलना चाहते हैं, ग्रे बोल देते हैं। ग्रे हो जाएंगे तो कौन छुप जाएगा अभी? जोर से बोलो भाई लोग, अभी कौन छुप जाएगा? अभी ग्रे वाला हमारा, राइटिंग खराब कर दी मैंने, ठीक है ना? अभी ग्रे वाला हमारा हो जाएगा हाइड। ग्रे वाला हमारा क्या हो जाएगा? हाइड। तो बच कौन जाएगा हमारा? व्हाइट वाला। बच कौन जाएगा हमारा? व्हाइट वाला। अब चिड़िया किसको खा जाएंगी? व्हाइट को। तो बचा, अब यहाँ पर क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन हुआ, एंड द नेचर इज नेचर, एंड द नेचुरल सिलेक्शन में एग्जामिनर इज नेचर। तो दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो मैंने गंदा से बना दिया। ठीक है, देखो, तो नेचुरल सिलेक्शन तो आपने समझ आ गया होगा। अब अपन लोग को पढ़ना है अडेप्टिव रेडिएशन। सो अडेप्टिव रेडिएशन हमारे डार्विन ने बताया था, डार्विन फिंचेस के द्वारा, जो कि उन्होंने जो कि उनको मिला था गैलापागोस आइलैंड में। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड में मिला था उन्हें।
डार्विन फिंचेस। तो उन्होंने कहा, एक लाइन इंग्लिश में बकूंगा, सुन लेना। The process of evolution of different species in a given geographical area, starting from the point and literally radiating other geographical areas known as adaptation। कुछ नहीं आया वो समझ, मुझे भी कुछ नहीं आया समझ। तो मुद्दे पे आते हैं adaptation को बोलते हैं, भागो यहाँ से। अब आते हैं मुद्दे पे, हमारे चार्ल्स डार्विन ने हमें क्या बताया। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जब वो गैलगैपोस आइलैंड में आते हैं, भाई सही बता रहे, बुक से कुछ नहीं बताया जाता नहीं है, कैसे लोग पढ़ते हैं यार, कैसा लैंग्वेज लिखता है। ठीक है चलो, ऐसा छोड़ो। गैलापैगोस, ठीक है, हम तो गलगप्पा गोलगप्पा आइलैंड बोलते हैं, तुम लोग को जो बोलना बोलो। तो देखो गोलगप्पा आइलैंड जो है, गोलगप्पा आइलैंड का भी कुछ पार्ट था, एक पार्ट था ब्रो, ये पार्ट था, ये पार्ट था, ये पार्ट था। जब डार्विन जी आए अपने एचएमसी बेंगेल में, जब डार्विन जी आए अपने एचएमसी बेंगेल में, वो यहाँ उतरे। उन्होंने देखा फिंचेस, बोला अरे वाह ब्रो, फिंचेस है यार, अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वो इस पार्ट में देखा फिंचेस, अरे वाह ब्रो, फिंचेस है, अच्छी बात, अच्छी बात है। अब वो यहाँ आए, यहाँ के देखा फिंचेस, अरे वाह ब्रो, फिंचेस है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर भाई थे तेज आदमी, ऐसे तो उनका नाम हम लोग पढ़ नहीं रहे यहाँ पर, फिल्म में बना हुआ क्रिएशन। तब उनके खोपड़ी में, अरे ब्रो, वहां के फिंचेस का चोच चोच होता पतला, यहाँ के फिंचेस का चोच है मोटा, वहां के फिंचेस का चोच है शार्प। ये कौन सा लॉजिक है ब्रो, चलो छोड़ो, देखते हैं बाद में। यहाँ है, अरे वाह ब्रो, यहाँ भी फिंचेस है, लेकिन अभी दिमाग पूरा सटक गया कि भाई चारों पार्ट ऑफ द गोलगप्पा आइलैंड, चार तरीके के फिंचेस उन्हें मिल गए। अब उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, तो यही हो रहा है अडैप्टिव रेडिएशन, यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर का फूड क्वालिटी, फूड का जो वैरायटी था वो अलग था। यहाँ का फूड का वैरायटी X1 है, तो यहाँ का X2 है, यहाँ का X3 है, एंड यहाँ का X4 है। मतलब फूड को खाने का तरीका का जो बीक होता है फिंचेस का, वो उसको डेवलप करना पड़ा, उसको इवॉल्व करना पड़ा, उसको अडैप्टिव रेडिएशन मानना पड़ा। एंड दैट इज ओनली द टॉपिक, अडैप्टिव रेडिएशन, एंड जो कि एचएमसी बंगाल, एचएमसी बंगाल में काहे बार बोलते हैं हम, जो कि डार्विन ने गोलगप्पा आइलैंड में देखा था। सो व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी है, जिसके बारे में आप लोगों को खुद पढ़ा है, हर चीज खुद नहीं, कुछ भी पढ़ो, कमेंट डाउन बिलो। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में नहीं पता है तो इसको यो। चलो अब आते हैं हम लोग लेमार्क थ्योरी की। भाई वीडियो बड़ा होता था, बहुत बड़ा वाला। लेमार्क थ्योरी, देखो, सो लेमार्क ने की थी बकवास, पहले बोल देते हैं। जैसे डाल्टन ने की थी बकवास, आपके केमिस्ट्री की एक चैप्टर है, अरे यार बाबू बहुत बिना मतलब का ब्लमपुडिंग मॉडल का आंखों का बग दिया था, वैसे लेमार्क ने की थी बकवास। अब देखते हैं, उन्होंने एक बकवास की जो लाइन थी, मैं पढ़ दे रहा हूँ। द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ब्रो, अब वो बोलते थे कि पहले जिराफ का सिर था छोटा छोटा, लल्ला लल्ला बुल्ला बुल्ला, पेड़ हो गया बड़ा, जिराफ उसको खींचने की कोशिश करते रहा, एक दिन क्या हुआ, एक दिन हो गया जिराफ का साइज बड़ा, एंड जिराफ हो गया हैप्पी बॉय। क्या ऐसी बात थी? ये लेमार्क ने कहा, मैं जो बता रहा हूँ ये लेमार्क ने कहा। अब मैं बेसिक बात आपको बता दिया हूँ, लेमार्क ने क्या कहा, एंड यहाँ पर कुछ कुछ स्टडी में बकवास भी लिखी हुई है। द फोर मेन पोस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म, लेमार्किज्म, लेमार्क का जो आइडियोलॉजी था उसको लेमार्किज्म बोलते थे, इसके फोर बेसिक पार्ट थे। भाई समझो या डिटेल में पढ़ो, ज्यादा मजाक हो रहा है आज। ठीक है, पहला था इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का इफेक्ट,
भाई लाइव नहीं कहलाते, वीडियो डालते इसीलिए कि जब मैं मेरा मतलब लिख रहा हूँ तो वीडियो आगे बढ़ाओ। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है। एंड द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो। सो लेमार्किज्म में लेमार्क जो थ्योरी दी उन्होंने चार बातें करी। इंटरनल वाइटल फोर्सेस, इन्वायरमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड अक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहला बात था जो उनका था पार्ट इन इंटरनल वाइटल फोर्सेस। ऑल द लिविंग थिंग्स एंड देयर कंपोनेंट आर कंटिन्यूअसली इंक्रीज ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्सेस। समझ आ गया? इन्वायरमेंट। So a change in environment being brings about the change in the organism. मतलब उनका कहना था सिंपली कि तुम्हारे अंदर वाइटल फोर्सेस भी है, तुम्हें इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा तो तुम भी चेंज होगे। अगर तुम कोई ऑर्गन का यूज नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा भाई साहब। अगर तुम कोई ऑर्गन का यूज नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा। अगर तुम ऑर्गन का यूज ज्यादा करोगे तो ज्यादा डेवलप करेगा। एंड अक्वायर्ड कैरेक्टर मैंने बता ही दिया आपको। तो क्या मैंने बताया? इन्वायरमेंट, इंटरनल वाइटल फोर्सेस। हमारे अंदर वाइटल फोर्सेस होते हैं जो कि जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं हमारे बॉडी को बढ़ाने के लिए। दूसरा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में उन्होंने क्या बताया कि इन्वायरमेंट भी हमारे बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने में क्या क्षमता रखता है। यूज एंड डिस्ट्रीज ऑफ ऑर्गन क्या बताया उन्होंने कि अगर तुम उसका ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा डेवलप करेगा, जिसका कम यूज करोगे वो डिग्रेड करेगा। वो डिग्रेड करेगा। एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसको मना करने कौन आएगा? कौन आएगा? तो भाई इसको मना करने के लिए आ गया। मैं हूं तुम्हारा बाप, ऑगस्ट वेस्टमैन। एक सेकंड ब्रो। ठीक है। तो भाई लोग अब इसको मना करने का बाप आया, ऑगस्ट वेस्टमैन। ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, कहानी में इंटरेस्ट आता है, देखो। अब इन्होंने बोला कि मैं मना कैसे करूं, मैं तो हूँ साइंटिस्ट। अब मैं जाके उसको तो दूठा मारूंगा नहीं कि मना करने के लिए। सो ब्रो, अब उन्होंने दिया कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म स्पर्म। तो उन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म स्पर्म दिया। एंड उन्होंने इसमें यह बताया कि चूहा को लिया मैंने, चूहा का पूंछ काटा। हाँ, अगली बार भी मैंने एक मतलब चूहा का पूंछ काटा, ठीक है। एक और चूहा का लिया, चूहिया को लिया, उसका भी पूंछ काटा, दोनों का मैंने ब्रीडिंग करा दिया। देखा कि बच्चा का तो पूंछ आया है। और फिर क्या किया, फिर उसके दो बार ब्रीडिंग करा, दो बच्चा आया, दोनों बच्चे का पूंछ था। दोनों बच्चे का पूंछ था, फिर दोनों पूंछ काटा ब्रीडिंग करा दिया। फिर देखा बच्चे का पूंछ आ गया। पूंछ आ गया मतलब उन्होंने कि बहुत बार इस चीज को रिपीट की, टिल 22 जनरेशन। तभी पूंछ आते ही गया। एंड इन दिस वे लेमार्क की थ्योरी को हटा दिया। क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। एंड लेमार्क ने खूब गालियां भी दी, जो कि एनसीईआरटी में इंग्लिश में लिखी हुई भी है। अब मैं वो ना बोलूं, गाली जो लिखी है, लिखी हुई गालियां दी। ठीक है। सो यही थी, लेमार्किज्म को क्रिटिसिज्म कर दिया। अब हम लोग डार्विन की थ्योरी पे आते हैं। डार्विन ही चैप्टर के दाता है, जिसका मैंने नाम आपको सुना दिया था स्टार्टिंग में ही। सो चार्ल्स डार्विन ने एचएमसी बंगाल में घूमते घूमते कोलकाता आइलैंड में उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी स्टडी की। एंड इनकी थ्योरी को हेल्प करने के लिए अल्फ्रेड वॉलेंस भी आए, जो कि दूसरी जगह में इवोल्यूशन पे ही काम कर रहे थे। एंड दोनों की थ्योरी लगभग एक सेम टाइम में आई थी लगभग। सो अल्फ्रेड वॉलेंस में भी उन्होंने बहुत सहायता दी। तो यही थी बातें। एंड उन्होंने बताया हमें पॉइंट्स, मैं वो लिख दूं कि मैं मुंह से बोल दूं? ठीक है। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटनेस बताया, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, इनहेरिटेंस ऑफ यूजेस ऑफ वाइटल फोर्सेस। एंड यही सब बातें थी। मतलब सिंपली
देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा इनिशियल लेक्चर में बोलना लिखना नहीं चाहता हूँ, सिंपली आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। उन्होंने बताया कि सिर्फ फिट ही सर्वाइव करेगा, स्ट्रगल होना चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए, रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब कि ब्रीडिंग भी हो रहा है, जो बच्चा भी जो आ रहा है वो छोटा मोटा नहीं है क्या, बहुत टाइम में एक बच्चा आया, तो उसका जीने का टाइम कम हो जाएगा। ब्रीडिंग में रैपिड मल्टीप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैकेनिज्म ऑफ, यही थी डार्विन की बातें। अब अब क्या, अब बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, सो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन हमारा एक इक्वेशन है, मैं जो कि लिख दे रहा हूँ सबसे पहले। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2pq प्लस 2pq इक्वल्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 0। इसमें हमें पी स्क्वायर मतलब होमोजाइगस, ये हमारा हेट्रोजाइगस एंड ये भी हमारा होमोजाइगस। सो हमें बेसिकली अलील के बारे में पता चलता है कि अलील का फ्रीक्वेंसी कितना है, अलील का फ्रीक्वेंसी कितना है। सो ये इसमें आपको क्वेश्चंस जो है मैं अलग से लेक्चर लूंगा। मैंने भी बताया है कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का एक साथ मैं एक बार एक लेक्चर लूंगा खाली क्वेश्चन का, जिसमें मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उसमें मैं हार्डी विम्बर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे करना है। अभी फिलहाल तुम बस इसको याद रखो, एंड मैं थोड़ा हड़बड़ी में एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को। और बस इतना बता देते हैं, हार्डी विम्बर हर जगह नहीं लगता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं कि म्यूटेशन ना हो, एंड यही सब कंडीशंस रहती है कुछ कुछ। तो ये ज़्यादा मैं बता आज क्लियर नहीं कर पाया इस चैप्टर को, बट तब भी क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे। एंड टिल नाउ मैं भी एंड करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। देखो भाई, दिल से बता रहे हैं, जितना बता समझना, इस चैप्टर को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, एक बार एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। हाँ, एक बार एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। मेन बात है ना, मैं पहले से प्रिपेयर रहता हूँ ना कैंप लेवल से, तो मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ। एंड ये चैप्टर था कि सिंपली एनसीईआरटी बता तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं कर पाया मैं। देख भाई, खुद बोलते हैं स्वीकार करना चाहिए, जो चीज़ अच्छा हो उसको भी, और जो चीज़ खराब हो उसको भी। तो कोई ना, वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। सपोर्ट दिखाना टारगेट ओलंपियाड को, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक करने के लिए आज नहीं बोलूंगा, बट कोई गलत चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि मत देखना, ये सब सही है। आप एक बार वीडियो पूरा देख लो और उसके बाद एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। मतलब मैंने हर चीज़ कवर नहीं की, उसमें मैंने छोड़ दिया है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी ज़रूर कवर करना। वैसे मैं क्वेश्चन में सब करवाने का कोशिश करूंगा। तो ठीक है ना ब्रो, वीडियो को एंड कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो ठीक है, बाय। लाइक के लिए नहीं बोला हूँ, देखो। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।